सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जून माह के पेपर 2 भूगोल विषय से संबंधित प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को, जिसमें आज हम लोग 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अंतिम तक हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं जून माह के अंतर्गत पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों को। सबसे पहला सवाल हमारा आता है, एकल प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न भूदृश्य कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है: सरल भूदृश्य, मिश्रित भूदृश्य, एक चक्रीय भूदृश्य और बहुचक्रीय भूदृश्य। तो आपको इसका जो सही आंसर होगा सरल भूदृश्य होगा, क्योंकि जब आप भूदृश्यों की निर्माण प्रक्रियाओं को देखते हैं, उनकी उत्पत्ति को देखते हैं, तो उसमें सरल भूदृश्य जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सरल भूदृश्य का निर्माण एक चक्र के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली है, एक चक्रीय भूदृश्य भी दिया हुआ है, लेकिन सरल भूदृश्य जो है एक चक्रीय प्रक्रिया के साथ ही शुरू होता है और उन्हीं के साथ उनका अंत होता है। यानी कि इसमें जो अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं, और अंतर्जात प्रक्रियाओं के माध्यम से जो हम लोग देखते हैं कि भूदृश्यों का निर्माण होता है, जबकि बहिर्जात प्रक्रियाओं में भूदृश्यों का पतन होता है, जिसमें हमारा अपर्दन, अपक्षय जैसे महत्वपूर्ण कारक काम करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सरल भूदृश्य जो होती हैं वो एकल भूआकृति की प्रक्रम द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न आता है, दीर्घ आकारिकीय सपाट शीर्ष वाले बालू के कटक जो प्रचलित पवन के समानांतर फैले होते हैं परंतु निपाती अग्रांतों के बगैर है, किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समानांतर की जब भी बात आती है, ये आपका जो है पवन से निर्मित स्थलाकृति से लिया गया सवाल है। इसमें जब हम 90 डिग्री के कोण के आधार पर जब पवनें चलती हैं तो उस अवस्था में हमेशा ध्यान रखें कि वायु के निक्षेपण के दौरान यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण जो होता है वो वेल बेक द्वारा ही निर्मित होता है। ये मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका बरखान भी आता है, सिफ भी आता है, बालू का टिब्बा आता है। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा इसमें कि इसके अनुदैर्घ्य कटकों में जो आकारीय सपाट शीर्ष जो 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसे वेल बेक के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से ये पठारी क्षेत्रों में दिखाई देता है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उतना नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये ज़्यादातर जो है पठारी क्षेत्रों में दिखाई देगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसी नदी घाटियों को जिनके मार्गों का नियंत्रण ऐसे कारकों द्वारा होता है जिन्हें निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपका अपवाह प्रणाली से संबंधित है, जो जियोमॉर्फोलॉजी से लिया गया है। तो आपका जो अक्रमवर्ती सरिताएं होती हैं वो अपवाह बेसिन यानी कि अपवाह ढाल के अनुरूप नहीं बहती है। ठीक है, ये अपवाह ढाल के विपरीत बहती हैं, जिसमें कि आपका जो है अध्यारोपित शामिल है। और जो है इसमें उदाहरण में अगर हम बात करें तो अक्रमवर्ती में जैसे सिंधु ब्रह्मपुत्रा नदी है कि हिमालय के उद्भव के उपरांत भी वो अपने ढाल के विपरीत दिशा में ही गतिमान हुई। इसका सही आंसर 3 का सी अक्रमवर्ती होगा। चौथा सवाल है मिलान के लिए। मिलान में देखते हैं हम लोग कि सूची 1 हमारा पुस्तक है, सूची 2 लेखक है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, अनस्टेबल अर्थ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। तो अनस्टेबल अर्थ बी का आपका 4 होगा, जे स्टेयर्स है, सॉरी सी अनस्टेबल अर्थ में सी में 4 होगा आपका। उसके उपरांत अगर देखें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ की यदि हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ आपका आएगा एलसी किंग। ठीक है, एलसी किंग आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ है। तो आप ए ऑप्शन को देखिए एक बार,
डी का 1 मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ एल्सी किंग, सी का 4 यानी कि अनस्टेबल अर्थ स्टीयर्स, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थार्नबरी का है, और थार्नबरी ने इन्हीं पुस्तक के माध्यम से जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जियोमॉर्फोलॉजी का उनका वर्णन किया है। और द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स ये इस्माइल महोदय का दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा ये हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया? ढाल पतन यदि कहता तो डेविस आंसर होता, लेकिन ढाल प्रतिस्थापन मॉडल है तो इसका आंसर पैंक होगा। और वाल्टर पैंक ने डेविस के अपर्दन चक्र को अस्वीकार करते हुए उन्होंने ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत की बात कही है, और इन्होंने कहा है कि उत्थान के पूर्व स्थलखंड में एक शब्द का प्रयोग किया, प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ शब्द का जो है ये डेविस ने पैंक ने प्रयोग किया, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर ले। साथ ही साथ और एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि डेविस ने अपर्दन चक्र में कहा था कि पहले हमारा उत्थान होता है उसके बाद हमारा अपर्दन शुरू होता है, लेकिन पैंक ने कहा कि उत्थान के क्रम के साथ साथ यानी कि उत्थान का जो दिशा है उनका जो दर है दोनों साथ ही गतिमान होती है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अवलोकन किया कि तिब्बती पठार का ग्रीष्मकालीन तापमान भारत पर मानसूनी परिसंचरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, तो कोटेश्वरम का जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं, जेट स्ट्रीम का सिद्धांत मानसून के रेफरेंस में, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि मानसूनी परिसंचरण में भारत में जो है उसमें तिब्बत का पठार का विशेष योगदान होता है। 7वां प्रश्न हमारा है, जलवायु वर्गीकरण की कोपेन की योजना के अनुसार ई अर्थात ध्रुवीय या पर्वतीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो है ई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 8वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, दाब प्रवणता, घर्षण, चुंबकत्व, कोरियलिस प्रभाव। तो दाब प्रवणता भी आपका पवन को प्रभावित करता है, घर्षण भी पवन को प्रभावित करता है, कोरियलिस इफेक्ट्स भी पवन को प्रभावित करता है, लेकिन चुंबकत्व का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, इसलिए चुंबकत्व पवन को प्रभावित नहीं करता है। 9वां प्रश्न हमारे पास है, नीचे सूचीबद्ध स्थानों में से किसमें उच्चतम वार्षिक तापांतरण होना चाहिए? यानी कि आपके पास विषुवतीय द्वीप, उष्णकटिबंधीय तट, ध्रुवीय हिम टोपी, मध्य अक्षांशीय महाद्वीप। इसमें पूछा रहा है कि उच्चतम वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? विषुवतीय पेटी में या फिर उष्णकटिबंधीय जो हिस्सा है यहाँ पर आपका क्या होता है कि अगर अधिकांशतः तापमान है तो वर्षा भी अधिकांश होता है, तो तापांतर जो होता है वो स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन मध्य अक्षांशीय पेटी या फिर मध्य अक्षांशीय महाद्वीपीय केंद्र जो है वहाँ पर तापांतर सबसे अधिक देखा जाता है। और आपको अगर हम देखें इसमें तो आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि पृथ्वी में सबसे कम तापांतर जो होता है 2 डिग्री सेल्सियस का तापांतर विषुवत रेखा बेल्ट में पाई जाती है। ठीक है, और मध्य अक्षांशीय जो पेटी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि विश्व का सबसे गर्म स्थान आपका अल्जीरिया जो 58 डिग्री सेल्सियस तापांतर है, वहीं सबसे ठंडा स्थान आपका अंटार्कटिका का वोस्टक -87 डिग्री टेम्परेचर है। तो सबसे ज़्यादा अगर अंतर की बात करें ताप में अंतर की तो वो आपका मध्य अक्षांशीय पेटी होगा। 10वां प्रश्न हमारे पास आता है कि द्रव की स्थिति में गए बगैर, ध्यान दीजिए कि द्रव की स्थिति में गए बगैर ठोस से सीधे गैस का रूपांतरण का वर्णन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ठोस से सीधा गैस में रूपांतरण, तो ठोस से सीधा गैस में रूपांतरण आपका ऊर्ध्वपातीकरण कहलाता है। सी आंसर होगा, क्योंकि जब हम जल चक्र में जल की अवस्थिति की परिवर्तन की हम पढ़ते हैं तो 5 प्रक्रियाएं होती है उसमें, जिसमें आपका वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, संलग्न और ऊर्ध्वपातीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वाष्पीकरण से अगर हम बात करें तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जल का जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। संघनन कहेंगे तो जलवाष्प के बूंदों और हिमकणों में बदलने की प्रक्रिया का जो है वो आपका संघनन कहलाता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातीकरण है ये हिम का जल में न बदलकर सीधे गैस में परिवर्तन होता है, इसलिए ये ऊर्ध्वपातीकरण
होता है। 11वां प्रश्न है, वायु प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान दीजिए, वायु प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? वसा का तापीय वियोजन, रंग बनाना, वत्या भट्टी, गैसोलीन मोटर निकासी। तो जो गैसोलीन मोटर निकासी यानी कि जो मोटर गाड़ी से जो गैस निकलते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राप्ति उसमें अधिक होती हैं। साथ ही उद्योग में जो कोक पर भाप स्टीम प्रभावित होती है उसमें भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे हीमोग्लोबिन यानी कि शरीर के में रक्त की कमी को बढ़ाती है, श्वसन की समस्याएं उत्पन्न करती है। 12वां प्रश्न हमारे पास आता है, अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में शीतल जल का ऊर्ध्वाधर गति क्या कहलाती है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है कि अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए, मतलब जो ऊपर की सतही जल है उसको अगर हटाना हो तो गहन महासागरीय परत से शीतल जल का ऊर्ध्वाधर गति यानी कि महासागर के अंदर से जो लंबवत गति से कोई जल का अगर ऊर्ध्वाधर गति से आता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वगमन यानी कि अपवेलिंग। ठीक है, अंदर से वो लंबवत तौर पर ऊपर उठ रही है तो इसलिए उसका जो होता है ऊर्ध्वगमन कहलाता है। 13वां प्रश्न हमारे पास है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधु समाविष्ट है? ठीक है, नदीय है, स्थल जात है, जीवजात है, बायोजेनेसिस है, और या फिर जलजात हाइड्रोजेनेसिस है। तो यहाँ पर जब हम चूने की अधिकता, अंश की अधिकता के कारण सिंधु पंख को पढ़ते हैं, या फिर जब हम सिंधु पंख जब हम स्पष्ट रूप से सिलिकायुक्त और चूनायुक्त को जब हम पढ़ते हैं ओशन डिपॉजिट में, तो यहाँ पर सिंधु पंख जो समाविष्ट है ये आपका जीवजात या फिर हम कहेंगे कि बायोजेनेसिस होगा। ये 1000 से लेकर 2000 फेदम की गहराई तक जमाव होती है और इसमें टेरापोड ऊर्ज और ग्लोबोजेरिना जैसे 2 मुख्य ऊर्ज शामिल हैं। लेकिन चूना और चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधुपन जीवजात में ही होंगे, क्योंकि ये जीवजात आपका समुद्र तटीय क्षेत्रों में भी हो सकते हैं। चूनायुक्त है तो समुद्र तटीय क्षेत्र में और सिलिकायुक्त है तो गहराई में। 14वां प्रश्न हमारे पास है, शाक भक्षी और मांस भक्षी पशुओं जैसे कि शेर, गिद्दड़, लकड़बग्गा विशाल संख्या पाई जाती है। जो मांसाहारी या शाकाहारी जो जीव है कंबाइंड, वो कहाँ पर पाई जाती है? विषुवत रेखीय प्रचुर वर्षावन, टेगा में, ब्राज़ील के कंपोज में और अफ्रीका के सावाना प्रदेश में। तो अफ्रीका के सावाना प्रदेश में जो है 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य ये सावाना प्रदेश है और मुख्य रूप से यहाँ पर मोटी घास की जो है आपकी वनस्पतियाँ पाई जाती है और साथ ही साथ पतझड़ वन भी आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पे 75 से आपका 150 सेंटीमीटर तक वर्षा भी होता है और यहीं पर आपका जो है मैदान में बड़े जंगल जैसे कि हाथी, शेर, गिद्दड़, लकड़बग्गा जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण है और सावाना प्रदेश बड़ा शिकारी के भूमि के नाम से भी जाना जाता है। 15वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि सूची 1 और सूची 2, सूची बायोजियोग्राफी से संबंधित है। सूची 1 जो है हरित पादप, पशु परजीवी, पादप परजीवी और कवक। सूची 2 अवघटक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर जो है मिलान करना है कि जो हमारा हरित पादप है ये होता है उत्पादक, ठीक है। उसके बाद कवक होता है आपका अपघटक, डिकम्पोजर जिसे हम कहते हैं, और पादप परजीवी जो है ये आपका कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता और पशु परजीवी कहलाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि आपका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भूगोल में विधि विषयक उपागम किस पर बल देता है? तो विधि विषयक उपागम की जब हम बात करते हैं भूगोल में तो ये आपका विधि निर्माण की बातें करते हैं और विधि विधेयक उपागम विषयक उपागम का जो है टुआन महोदय और विलियम किर्क महोदय का दिया गया ये सिद्धांत है कंबाइंड रूप से, और इस उपागम को हम लोग आचार परक उपागम भी कह सकते हैं। और इस उपागम के अंतर्गत जो है किसी भी समस्या को समझने के लिए समस्या से जुड़े सभी कारकों का पता लगाना आवश्यक हो जाता है और उसी के आधार पर जो है विधि का निर्माण होता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इब्न खल्दुन, मुकदिमा, अल बलाखी, किताबुल अस्काल, अल मशूदी, रूट्स एंड रिलम
और अल बरूनी किताब अल हिंद। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सी आंसर होगा, ये सही मिलान नहीं है क्योंकि रूट्स एंड रिलम जो बुक है ये आपका अल मसूदी का लिखा हुआ नहीं है, ये इबन हकल का लिखा हुआ है। इबन हकल का, उन्होंने ही रूट्स एंड रिलम किताब लिखी है। आगे मिलान है सूची 1 भूगोलवेता, सूची 2 विकसित अवधारणा। रेडजेल का जो विकसित अवधारणा है सी रिटर, हार्टसन और सुल्टर। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभेदन अगर बात करें तो एरियल डिफरेंशिएशन रिचर्ड हार्टसन, और आपका रेडजेल का बोले तो रेडजेल आपका सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत पर विशेष फोकस किया है, यानी कि हमारा डी का 1, ठीक है, और बी का आपका 3 यानी कि ए में जा रहा है, ए का 4 आपका, उसके बाद फिर जो है भूदृश्य, और सुल्टर ने आपको भूदृश्य विज्ञान, और उद्देश्यवादी जो अवधारणा है ये रिटर का है। अब जर्मन भूगोलवेता का विचारधारा का सिलसिला को हम लोग को देखना है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑक्सर पैश्चल सबसे पहले, फिर रेडजेल, फिर हेटनर, फिर ट्रॉल, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसका का आंसर जो होगा आपके पास वो बी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, विश्व रचना यानी कि कॉस्मोग्राफी शब्द किसने प्रतिपादित किया और उसे यूरोनोग्राफी और ज्योग्राफी में किसने बांटा है? तो हम्बोल्ट ने कॉस्मोग्राफी पुस्तक लिखी है, उन्होंने यूनिटी इन मल्टीप्लेनिसिटी की बात कही है, उन्होंने एशिया सेंट्रल जैसे पुस्तकें लिखी है, और उन्होंने ही ज्योग्राफी को यूरोनोग्राफी और ज्योग्राफी जैसे 2 महत्वपूर्ण भागों में बांटा है। 21वां प्रश्न है, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी 1959 में किसने लिखा है? तो ये आपका जो पुस्तक है रिचर्ड हार्टसन का है 1959 में। साथ ही साथ 1939 में इन्होंने नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तकें भी लिखी। ठीक है। 22वां प्रश्न है, शुद्ध जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? शुद्ध जनसंख्या परिवर्तन किसके द्वारा? तो मृत्यता, प्रवास, प्रजननता, ये और सी। तो यहाँ पर मृत्यु दर और प्रजनता, जन्म दर और मृत्यु दर से ही हमारा शुद्ध जनसंख्या निकलता है, तो इसका आंसर डी होगा। 23वां प्रश्न है, ग्रामीण घर किसका सूचक है? तो हम सभी जानते हैं पर्यावरण का सूचक है। 24वां प्रश्न, नगरीय वृद्धि के गति के प्रारंभ की अवस्था किससे संबंधित है? वह कारक जो एक विशेष स्थान से नगर को जन्म देता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अलग अलग पर्याकात्मक क्षेत्रों का निर्माण होता है, केंद्र से गतिविधियों की बाहर की ओर अरीय गति होती है, या फिर गतिविधियों का क्षेत्र के बाहर की ओर जो है प्रतिरूप होता है। तो जो कारक है एक विशेष स्थान के साथ नगर को जन्म देता है, क्योंकि मार्क जेफरसन का जो डेफिनेशन है अर्बन का, उन्होंने कहा है कि कोई भी क्षेत्र अपने आप विकसित नहीं होते, पहले वो बिंदु के रूप में विकसित होते हैं और आसपास के क्षेत्रों से उसका विकास बढ़ावा निर्भर करता है। साथ ही बाहरी क्षेत्रों को जो वो सेवाएं भी प्रदान करती हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, टुंड्रा में मुख्य परिवहन के साधन कौन सा है? तो टुंड्रा में मुख्य परिवहन के साधन जो है स्लेज है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए।